मदर्स एजुकेशन हब की संडे की ऑफलाइन टेस्ट की सीरीज हम लोगों ने शुरू की हुई है और उसी सीरीज के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये वीडियो आप लोगों का बन रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने पिछले जो संडे को टेस्ट हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस जो है वो सीक्वेंस के अंदर मिल जाएंगे और उसके अंदर दोस्तों जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं वो तो इसका फायदा ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया है उनको भी इस क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से करना है और फिर यहां पर सॉल्यूशन को देखना है। अगर आप लोग अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, अगर आपसे स्पीड, दो प्रॉब्लम के लिए ये सीरीज है मेन। पहला आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए और दूसरा कई स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि सर जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं हमसे नहीं होता और फिर जब हम घर जाके करते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन हो जाता है, या फिर जब हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी से पूछते हैं और जब वो हमें बताता है तो हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाना चाहिए था। अगर आप भी इन दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आप भी इन दो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज दोस्तों आप लोगों के लिए है। तो आज हम लोग सीरीज 7 नंबर का जो सीरीज है, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर के आए हैं। अच्छा, एक तो दोस्तों पिछला जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72, उसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया था और उसकी वजह थी, आपने देखा होगा वो वीडियो, तो वो यहाँ पर स्क्रीन जो है उसने काम करना बंद कर दिया था। कोई डीआई का एक क्वेश्चन था तो स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मैं वहां पर से हटा और इसमें लग गया और जब तक मैं शिफ्ट करा अपनी जगह को तो वो क्वेश्चन में पूछा क्या था और मैंने निकाल क्या दिया था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। तो इस वीडियो में मैं कोई एडिट नहीं करता हूं, जैसा ही वीडियो बनता है वैसा वैसा डाल दिया जाता है। जब बच्चों के कमेंट आए तो मैंने उसके नीचे उसका सॉल्यूशन भी डाल दिया था कि उसके अंदर करना क्या है और मैंने उसके अंदर बता भी दिया था कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ज्यादा दिल पे ना लगाया करें। तो जो क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जब भी बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं उसको देख करके तुरंत उसका सॉल्यूशन डाल देता हूं। तो एक क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई थी। चलो ज्यादा लेट नहीं किए बिना हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51, 51वां जो आपके मैथ्स के 25 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पर हम लोग बेसिक चीजें नहीं डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन स्टूडेंट का बेसिक वीक है वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये दो प्रॉब्लम जो मैंने बताई है ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। दोस्तों हर स्टूडेंट को क्वेश्चन को पोस्ट करना है, खुद से करना है और फिर देखना है कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमें समझाने में, एक्सप्लेन करने में काफी लंबा वीडियो बन जाता है। तो 1 घंटे में आइडियली अगर हम लोग क्लास में क्वेश्चन करते हैं तो 1 घंटे में हम लोग 10 क्वेश्चन के आसपास क्लास में डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि स्पीड से हम चीजों को करते हुए चलेंगे तो हम 1 घंटे के अंदर अंदर इन 25 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक ये हमें टेबल दी गई है, इसमें 6 महीनों का 5 डीलर हैं, उनके द्वारा बेची गई कारों की संख्या हमें दी गई है। अब हमसे पूछ रहा है कि जनवरी, अप्रैल और जून में, ये जनवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये जून हो गया, इसमें डीलर बी द्वारा बेची गई कारों का, डीलर बी ये हो गया, इसके द्वारा बेची गई कारों का, फिर बोल रहा है डीलर ए और डी द्वारा, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करो। देखो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो बी के द्वारा जनवरी में बेची गई है 600, मैं यहां पर सर्कल बना रहा हूं, इसमें बेची गई है 580 और इसमें बेची गई है 620। अगर मैं इनका टोटल करूं, देखो 20 अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये भी 600, ये भी 600, ये भी 600, तो ये हो गया आपका 1800। और मार्च में ए और डी का, तो दोस्तों मार्च में ए का ये रहा और डी का ये रहा। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं, अगर मैं यहां पर देखूं 3 इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 25 हो जाएगा, 725 और 625 हो जाएगा। तो 725 और 625 को अगर हम जोड़ेंगे तो 1350 हो जाएगा। इसका रेशो हमसे पूछा गया है। दोस्तों आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 5 से इसे काटेंगे 27 बार, 5 से इसे काटेंगे 36 बार, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कटेगा 3 बार, 4:3, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। अगर पहले दिन बी काम शुरू करे और अकेले ए उस काम को 24 डेज में कर सकता है, यदि कार्य इतने दिनों में पूरा हुआ तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 पार्ट कितने दिनों में करेगा। दोस्तों वो बारी बारी से काम कर रहे हैं और पहले काम को शुरू कौन कर रहा है, बी।
इसका मतलब पहले दिन बी आएगा, दूसरे दिन ए आएगा, मतलब 2 दिन हो गए, फिर से बी आएगा, फिर से आएगा, फिर से 2 दिन हो जाएंगे। और ऐसे करके काम को हमें करना है 11 सही 1/3 दिन। आपको पता है 2 दिन हो गए, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 बार बी और 5 बार ए को बुला लूं, तो 10 दिन हो जाएंगे। लेकिन 10 नहीं, अभी 11 सही 1/3 दिन में काम करना है। तो दोस्तों 11वें दिन आएगा बी, और 11 दिन के बाद में फिर 1/3 और बचेगा, 1/3 दिन के लिए आएगा ए, तब जाके काम पूरा होगा। ये आपका टोटल वर्क है। लेकिन इसी वर्क को जो है वो ए 24 दिनों में कर सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं यही काम अगर ए अकेला करे तो 24 दिनों में कर सकता है। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। आप यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे ए 5 बार यहां पर है, तो 5 ए को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 19 ए, और 19 ए में से 1/3 और जाएगा तो 18 सही 2/3 ए हमारे पास बचे। और बी की अगर हम बात करें तो 5 भी ये रहा और 1 भी ये रहा, 6 भी हमारे पास बचे। तो ये गया 18 3 54 और 2 56/3 ए, 56/3 ए हो गया, और यहां पर हो गया 6 बी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दोस्तों तो आप देखेंगे 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 28 बार, और ये 3 इधर चला जाएगा तो 9b बराबर 28 ए आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का रेशो क्या है तो वो हो जाएगा 9:28। ये 9 इधर आ जाएगा, 28 इधर चला जाएगा, तो यहां पर 9b अगर 28 ए के इक्वल है तो ए और बी का रेशो चेंज हो गया, 9:28 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि बताओ बी मूल काम का 7/9 पार्ट कितने दिन में करेगा। दोस्तों हमें बी का टाइम निकालना है, तो पहले बी का टोटल काम का दिन निकालते हैं हम लोग। टोटल काम की अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ए काम को 24 दिन में कर सकता है। दोस्तों ए एक दिन में अगर 9 काम करता है तो 24 दिन में इतना काम करेगा। ये टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को अगर बी को करना है तो बी एक दिन में 28 काम करता है। आप 28 से डिवाइड करेंगे, ये बी का टोटल टाइम हमारे पास आ गया है। लेकिन हमसे बी का 7/9 काम ही पूछा गया है। अगर 7/9 काम करना है तो दिन भी 7/9 ही लगेंगे, तो 7/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आधा काम करना होता तो आधा ही टाइम लगता है, आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ गए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप लोग इस सीरीज का मैक्सिमम फायदा तब उठाएंगे जब आप इन क्वेश्चन को खुद से करते हुए सॉल्व करेंगे। खुद को आप लोगों को इन क्वेश्चन को करते हुए देखना है। देखो ये एक वी बोर्ड मास का क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, और वी बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले हम विनक्यूलम मतलब बार को सोल्व करते हैं, जो नहीं है तो उसके बाद नंबर आता है ब्रैकेट का। और ब्रैकेट में अगर हम लोग देखें, यहां देखो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, और इस ब्रैकेट में भी एक छोटा ब्रैकेट है, तो 6 में से 3 घटाएंगे, ये बचेगा 3 गुना 6 भाग 9। पहले मैं इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं। दोस्तों इन दोनों में पहले डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले नंबर डिवाइड का आता है, तो ये हो जाएगा 9 × 1/6 × 3, तो 3 से कटेगा 2 बार, 9/2 हमारा इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो इस ब्रैकेट में डिवाइड और ऑफ है, इन दोनों में पहले सॉल्व होगा ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, तो 20 दूना 40 हो गया, और 10 में 40 का भाग देंगे तो 1/4, 10 भाग 40 देंगे 1/4 आ गया। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया है, 1/4। इसको मैं इधर लिख देता हूं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने लिख दिया 1/4, बीच में निशान है माइनस का, यहां पर है गुणा। अब देखो दोस्तों ब्रैकेट को जब हम सॉल्व कर चुके हैं तो ब्रैकेट के बाद नंबर आएगा डिवाइड में, भाग में और ऑफ में। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, तो अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 भाग डिवाइड 40 और गुना का निशान 9/2, ये एज इट इज हो गया। दोस्तों अगर मैं इनमें देखूं तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 20 में 40 का भाग देंगे 1/2 और गुना करेंगे 9/2 माइनस 1/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 और माइनस 1/4, तो ये हो गया 8/4। 8/4 का मतलब 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत है बताएं यहां तक। दोस्तों आप इस चैनल पर, मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर, अभी हम लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डाल रहे हैं,
कुछ दिनों में हम इसके अंदर और चीजें भी डालना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा क्लासेस रहती है, तो जब क्लासेस से फ्री होंगे तो मैं बीच बीच में कंटेंट आप लोगों के लिए डाला करूंगा। अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन डाला करेंगे। देखो एक्स और वाई किसी नदी पर दो पॉइंट हैं, पी और क्यू एक सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखो यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप समझिएगा कि यहां पर ये एक्स और वाई दो पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है पी और क्यू दो पॉइंट है, पी और क्यू ये इसको 3 बराबर भागों में, मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यदि एक्स वाई के समांतर नदी बहती है, इसका मतलब नदी एक्स से वाई की तरफ इस तरीके से बह रही है, यूं बह रही है, तो किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक यात्रा में लगे समय का अनुपात 4:5 है। मतलब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक्स से क्यू तक ऐसे जा रहा है और वाई से क्यू तक ऐसे आ रहा है। इनमें जो टाइम लग रहा है उसका रेशियो हमें दिया है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स से लेके क्यू तक की दूरी कितनी हुई, तो 1 और 1 2 किलोमीटर की दूरी हुई। और स्पीड क्या होगी, धारा की दिशा में स्पीड प्लस होती है, एक्स प्लस वाई होती है, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर की दूरी हम एक्स प्लस वाई स्पीड से तय कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, वाई से लेके क्यू। दोस्तों वाई से लेके क्यू की दूरी कितनी हुई, 1 दूरी हुई। और क्योंकि ये धारा के अपोजिट आ रहा है, धारा के अपोजिट स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो हमारे पास ये टाइम आ गया। इन दोनों टाइम का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया है 4:5। इन दोनों का रेशियो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 4:5। तो हमारा क्वेश्चन है धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल के अनुपात बताओ। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में नाव की चाल को x माना हुआ है और धारा की चाल को y माना हुआ है, एक अजम्पशन हम लोग लिख के चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये x माइनस वाई नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। सबसे पहले 2 से इसको काटो 2 बार, तो ये x माइनस वाई नीचे से कहां चला गया, ऊपर। तो x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2/5। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर 2 है तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। क्या बात ठीक है। तो हमसे पूछा है धारा की दिशा में नाव की चाल। दोस्तों धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई होती है। और नदी में धारा की चाल, नदी की धारा की चाल क्या होती है, y होती है। इनका रेशो हमसे पूछा गया है, x प्लस वाई का मान तो 5 है तो हमने रख दिया, और y का मान निकालना है। दोस्तों अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो घटाने पर x से x कट जाएगा, 2y बराबर 3 आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3/2। अगर y की जगह मैं 3/2 रखूंगा तो 3/2, 2 नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर, 10:3। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने इस बात में टाइम वेस्ट नहीं किया, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू और x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है तो x और y की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं ना। x की वैल्यू दोनों के टोटल का आधा, 7 का आधा 3.5 होगी, और y की वैल्यू इन दोनों के डिफरेंस का आधा 1.5 होगी। तो आपके पास x की वैल्यू 3.5 आ गई है, y की वैल्यू 1.5 आ गई है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप यहां 3.5 और यहां 1.5 रखेंगे तो टोटल 5 हो गया, और यहां पर 1.5 रखेंगे तो 1.5 को हम 3/2 बोलेंगे, 3 से ऊपर 2 चला जाएगा, तो 10:3 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग यहां पर बेसिक चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों मैं इस बात को पहले भी बता चुका हूं कि इस सीरीज के अंदर हम हमारे टाइम इंप्रूवमेंट की बात करेंगे कि कैसे हम हमारे टाइम को इंप्रूव करें, सुधारें। यदि ब्याज की गणना 5 महीने के कंपाउंड इंटरेस्ट पर होती है और हर वर्ष की रेट 30% है, तो इतने रुपए की राशि का इतने साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों 1 साल 1/4 महीने, 1/4 साल को महीने में कैसे बदलेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 महीने, और 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो ये बन गया 15 महीने, 15 मंथ है। और 5-5 महीने में दे रहे हैं, तो आप बताओ 5-5 महीने में 15 महीने के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 साइकिल बन जाएगी। 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी। और 1 साल का ब्याज अगर 30% है और हमें ब्याज 5 ही महीने में देना है, तो दोस्तों ये जो ब्याज है वो 12 महीने का है,
1 महीने का ब्याज इतना हो जाएगा और 5 महीने का ब्याज इतना हो जाएगा। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो हो जाएगा 150/12 या 75/6 या 25/2, मतलब 12.5% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई? 12.5%। मतलब हमें 12.5% पर साइकिल की रेट से 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे 12.5% को हम बोलते हैं 1/8। क्या बोलते हैं? 1/8। तो आपको इतने रुपए का 1/8 करना है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सारा डिटेल जो है जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंटेंट डालूंगा तब आप लोग समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूं कि मैं सीधा इसमें 8 का भाग दूंगा। 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौका 32। फिर मैं इसमें फिर से 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16, 6 बचा, 8 हुआ 64। फिर मैं इसमें फिर से 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। कितनी बार भाग दिया? 3 बार, क्योंकि मुझे 3 साइकिल का निकालना था और 3 साइकिल के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 331 से। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3072। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 384 और इसको 16, ये अगर मैं ऐड करता हूं तो हो जाएगा 400, 3472, 3472, जो ऑप्शन में नहीं है। यहां पर आप चाहे 2 लगा सकते हैं, तो 3472 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इस 0 को 2 कर दूं, जो कि गलत था, बुक उसमें गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि टाइम का बड़ा चक्कर रहेगा, इसलिए हम लोग ज्यादा रुक नहीं सकते हैं, ज्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 22 सेंटीमीटर लंबी एक कोड, ये एक सर्कल बना दिया, इसकी एक कोड है 22 सेंटीमीटर लंबी। 25 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में, इसकी सर्कल की रेडियस दे रखी है हमको 25। सेंटर से जीवा की लंबवत दूरी बताओ, यहां से परपेंडिकुलर डाल के डिस्टेंस बतानी है। दोस्तों जब हम सेंटर से लंब डालते हैं तो वो कोड को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये लंबाई हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? 25 के स्क्वायर से, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ये, 25 का स्क्वायर 625 में से माइनस करेंगे 11 का स्क्वायर 121 और इसका रूट कर देंगे, जो हो जाएगा 504। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि रूट 504 तो ऑप्शन में है नहीं। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर ये है। हम अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, ये 36 गुना 14 आएगा, क्योंकि 6 को अंदर लेके जाएंगे 36 आएगा, 36 गुना 14 है। लेकिन जब मुझे पता है रूट 504 ना ये है ना ये है ना ये है, तो मेरा आंसर यही होगा। हम आगे सॉल्व क्यों करेंगे? चलो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तालिका दी गई है और इसमें किसी शहर के विद्यालय में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का जिला बार आंकड़ा दर्शाती है। ओके, बोल रहा है शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात क्या है। इन दोनों का रेशो हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें इसका टोटल करना है, इसमें इसका टोटल करना है और दोनों का अनुपात हमें निकालना है। इतना सा सवाल दिया गया है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैं करा दूं। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? मुझे बताओ यहां क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? इसका टोटल करना, इसका टोटल करना और दोनों का अनुपात निकाल देना, वही हमारा आंसर होगा। तो लंबा कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं। आसान सा सवाल था, उसको समझा करके, उसमें आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी ना, कोई चीज मैं सिखा नहीं पाऊंगा। देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि टाइम जो है वो मेरी क्लास है 20 मिनट बाद और मैं वीडियो बना रहा हूँ। 20 मिनट हमारे पास है, जितने क्वेश्चन हो जाए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मुझे बताओ, देखो ध्यान से समझिएगा, अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता तो ये कोस स्क्वायर हो जाता, लेकिन उल्टा है तो ये माइनस में कोस स्क्वायर होगा, माइनस में कोस स्क्वायर होगा। और कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। मैं केवल नीचे वाले टर्म को सोल्व कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन आएगा कोस स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं।
ऊपर के कोस स्क्वायर से नीचे का कोस स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर -1 होता है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। मैं फिर से इस पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं, वैसे मुझे नहीं करना चाहिए। इसकी वैल्यू है माइनस कोस स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। मैं केवल नीचे वाले टर्म को सोल्व कर रहा हूं। कोस स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/sin स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, यहां बचेगा -1, और ये कोस स्क्वायर से ऊपर वाला कोस स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे की तरफ केवल कोट स्क्वायर बचेगा, और कोट स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा। टेन स्क्वायर का मान 3 है, टेन थीटा का मान √3 आ गया। कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। तो रख दो यहां, टेन 60 का मान होता है √3 और कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 बटा √3, 5/√3, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये √3 से √3 कट जाएगा तो 5/√3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप स्पीड के ऊपर ध्यान दीजिए कि हम कैसे स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा है जब x को इसमें से घटाया जाता है प्रत्येक में से, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो x की वैल्यू क्या है? मतलब वो ये कह रहा है कि इनमें से अगर हम x घटाएं तो ये प्रोपोर्शनल बन जाएगा। आप बताओ, अगर x घटाना है सब में से तो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता है कि बाहर वाले का प्रोडक्ट अंदर वाले के प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए। कब? x घटाने के बाद। मतलब वो कह रहा है कि 19 - x में से को 91 - x से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर हो जाएगा 28 - x इंटू 55 देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी देखो, एक तो आप तरीका है कि आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर ले, लेकिन मैं यहां प्रिफर करूंगा कि आप इसमें ऑप्शन यूज करें। कैसे ऑप्शन यूज करें? आपकी कैलकुलेशन अगर ठीक ठाक है, आप फटाफट कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो ये हो जाएगा 14, 5 रखने पर हो जाएगा 86, 5 रखने पर हो जाएगा 23। अब मैं आगे रखूंगा ही नहीं, 23 यहां पर है और 23 यहां पर है ही नहीं, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। मैं क्यों 5 घटाने की कोशिश करूंगा? अगर मैं 8 रखूं दोस्तों, 8 रखने पर ये हो जाएगा 11। अगर 8 रखने पर ये 11 हुआ है तो 11 वहां पर भी होना चाहिए। देखो 8 रखता हूं तो ये होगा 20, और 8 रखने पर ये होगा 47। क्या यहां पर 11 है, यहां पर 11 है या नहीं? तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं 7 रखता हूं, 7 रखूंगा तो 11, 19 में से 7 गए 12। अगर मैं इसमें से 7 घटाऊंगा 84, 7 घटाऊंगा 21, और 7 घटाऊंगा 48। ये साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है 12 से 4 बार कटेगा और 4 गुना 21 84 होता है। यही मेरा आंसर। तो बजाय मैं इसको पूरे को सॉल्व करने के, मैं इस तरीके से आंसर निकालना ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक का डर मत रखना, क्योंकि -x को -x से गुना करेंगे, x स्क्वायर यहां पर आएगा, x स्क्वायर यहां आएगा और कट जाएगा। तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत मुश्किल बात उससे भी नहीं होगी, लेकिन मुझे आसान ज्यादा ये लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। बिना आप लोगों का ज्यादा वक्त गवाएं, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कोई फालतू की बात नहीं, इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात हम लोग करेंगे। यदि मार्क प्राइस पर 21% डिस्काउंट दिया जाए तो पुस्तक बेचने के बाद किसी शॉपकीपर को 21% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी और एसपी का रेशो, अरे सीपी और एसपी का रेशो 21% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 की चीज को 121 में बेच रहा है। यही तो है, प्रॉफिट होता ही सीपी पर है और एसपी आता है, तो 21% लाभ बढ़ते 100/121। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो बेकार सवाल हो गया। सॉरी। और देखो दोस्तों, वो जो क्वेश्चन में पिछले मैंने जो बताया कि एरर हुई थी मेरे पास, हम जब मैं क्वेश्चन को करा रहा होता हूं तो क्वेश्चन को कराते वक्त वो क्वेश्चन मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, इन क्वेश्चंस को मैंने भी नहीं देखा है, और इन क्वेश्चन को मैं यहीं पर देख रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, चीजें बताते वक्त थोड़ी सी एरर हो जाती है। अगर क्वेश्चन पहले से देखा हुआ होता तब तो मुझे पता होगा कि इसका आंसर ये आएगा, तो हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन इतना वक्त नहीं होता, हम लोग सीधा सीरीज को यहां पर, ताकि आप लोग जेन्युइनली कैसे एग्जाम के अंदर हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको आप लोग सीख पाए। देखो ये हमसे पूछा जा रहा है कि a + b - c का मान क्या होगा। तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 8 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है। मतलब मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 2x + 2y का क्यूब। मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? ये
2 का क्यूब है, 2 को मैंने अंदर भेज दिया तो 2 का क्यूब और x प्लस वाई का क्यूब, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से ये 3 का क्यूब है, 3 को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3y का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। और दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, a माइनस बी मतलब मैं यहां लिख रहा हूं 2x प्लस 2y, माइनस करना है उसको 3x, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3y। a माइनस बी, फिर हम क्या करेंगे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। वैसे मैं इतना क्यों कर रहा हूं, बेसिक चीजें थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, सीधा स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8xy। a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आप सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना है दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, 18xy। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी हमने a माइनस बी किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। तो दोस्तों जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें से 2 और इसमें से 3 निकाल दें तो ब्रैकेट में x प्लस वाई और x माइनस वाई होता है, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6y। ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं। 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x, और 3y और 2y हो जाएगा 5y। इधर की तरफ देखो, एक्स स्क्वायर 4 बार और 9 बार, 9 और 4 13, 13 और 6 18 एक्स स्क्वायर आ गया, 18 एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर को अगर हम देखें 4 और 9 13, 13 में से 6 गए 7, 7 वाई स्क्वायर आ गया। और एक्स वाई को देखें 8 एक्स वाई में से 18 एक्स वाई गया तो माइनस का 10 एक्स वाई। दोस्तों ये वैल्यू इसके बराबर दी है। आप देखो 5y माइनस एक्स तो सेम है, एक्स स्क्वायर ए बार है, इसका मतलब a की वैल्यू 18 आ गई है। y स्क्वायर 7 बार है तो b की वैल्यू 7 आ गई है। एक्स वाई सी बार है तो c की वैल्यू माइनस 10 आ गई है। हमसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 और 7 25 और 10 35। ये क्या गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। कहां गड़बड़ कर रहे हैं देखो, a प्लस बी माइनस सी यही पूछा है ना। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2 3 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 xy, और प्लस करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। यहां तक ठीक है, ये ठीक है। तो 4 और 9 और 4 13 और 6 19। अरे यार 9 और 4 13 और 6 19 आएगा। देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देते हैं ना क्या। ओहो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं अब वो मिट गया, मैं इतना सब कुछ दोबारा नहीं करना चाह रहा। आप समझ गए होंगे, यहां पर 4 और 9 13 और 6 19 आएगा, हमने 18 कर लिया था तो 18 की जगह ये 19 हो जाएगा। तो 19 और 7 26 और 10 36, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। जो मैंने यहां पर आपको दिखा दूं, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिए, ये 36 है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा कि वो दोबारा पूरी स्लाइड में आप लोगों को बनाऊं, ठीक है ना। तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। 10 मिनट हमारे पास है और क्वेश्चन हमारे पास 13 बचे हुए हैं, फटाफट करते हैं। हमें दिया गया है, पूछा गया है किन वर्षों में बिक्री दो उत्पादन के 90% से अधिक हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा कि किन वर्षों में जो बिक्री है वो उत्पादन के 90% से ज्यादा हुई है। ये प्रोडक्शन है, ये सेल है। 90% का मतलब केवल 10% से ज्यादा कम नहीं हो सकती है। अब आप यहां देखते हुए चलें, देखो दोस्तों, इसका 10% है 125, ये तो 125 से ज्यादा कम है, ये कट गया। इसका कम होता है 140, अगर 140 कम करूंगा तो 1260, 1200 से 60 ज्यादा, ये पॉसिबल है। 10% से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसका 10% होता है 145,
और यहां तो बहुत ज्यादा 145, 450 है, ये 100 है, ये तो 350 का अंतर है, गलत हो गया। यहां पर अंतर है 50 का, जबकि 10% 150 है, ये पॉसिबल है। यहां पर अंतर है 210 का, जबकि 10% है 160, ये नहीं हो सकता। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 2016 और 18 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 90% से ज्यादा का मतलब हुआ कि आप 10% से ज्यादा का डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो आप सब जानते होंगे, जब एलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान था कि ये वैल्यू इस तरीके से आती है, -x + 1/x। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x की पावर 5 आएगा, 1/x की पावर 5 आएगा, लेकिन उसके अलावा मेरे पास एक x और 1/x भी आएगा, उसको मैंने हटा दिया। और दोस्तों, जब हमारे पास ये वैल्यू होती है तो इससे हम ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2, 4 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। अगर ये वैल्यू इससे निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है a³ - 3a, मतलब 4 का क्यूब करना है और माइनस इसी का 3 गुना, मतलब 12 को घटा देना है। और माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 4। तो दोस्तों 16 में से 2 गए 14, और 64 में से 12 जाएंगे 52, और माइनस का 4 करना है। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 में से 4 गए 724। मल्टीप्लाई करते हो 50 + 2 में तोड़ दो, आसानी हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 9 मीटर है और इसके सेंटर से 6 मीटर की डिस्टेंस पर, सेंटर से 6 मीटर की डिस्टेंस पर, ओके, एक 4.5 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, अच्छा, जो इसकी सतह को स्पर्श करता है, ओके। मतलब कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसी एक शंक्वाकार टंकी है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी हाइट हमको दे रखी है 9 मीटर, और वो कह रहा है कि इसके सेंटर से 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचाई का खंभा है। इसके सेंटर से साढ़े कितने मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर, यहां से 6 मीटर की दूरी पर, यहां से अगर हम 6 मीटर की डिस्टेंस पे चलें, ये 6 मीटर की डिस्टेंस चले, तो यहां पर एक 4.5 मीटर ऊंचाई का खंभा है, ये 4.5 ऊंचाई का खंभा है, 4.5, और जो इसको छूता है, ठीक है। तो टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l की वैल्यू निकालनी है। तो ना तो हमारे पास r है ना l है, तो हमें r भी निकालना होगा, l भी निकालना होगा। देखो दोस्तों, एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पर ये खंभा इसके पैरेलल है, इस तरीके से है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींच लूं, ध्यान से सुनिएगा, तो दोस्तों आप एक चीज यहां पर देखेंगे कि सर ये अगर 9 है तो ये भी 9 होगा, तो ये लाइन इसकी आधी भी हो गई और इसके पैरेलल भी हो गई। इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया। भाई किसी भी ट्रायंगल में ये लाइन अगर पैरेलल हो और इसकी आधी हो तो ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं ना, थेल्स थ्योरम से। तो इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो ये अगर 12 हो गया तो इसकी रेडियस 12 हो गई। अब आप बताओ, इसकी हाइट 9 है, ये 12 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या ये ट्रिपलेट की मदद से 15 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हो जाएगा। तो हमारे पास r भी आ गया और स्लैंट हाइट l भी आ गई। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l, पाई का मतलब 22/7, r हमारी क्वेश्चन में निकली है 12 और l का मान है 15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180, और 180 को 22 से गुना करेंगे तो 0 तो रहेगा, 18 दूना 36, 36 और 3 39/7 करना है। तो 7 पंजो 35, 500 कुछ ऑप्शन आना है, तो मैं पूरा डिवाइड नहीं करूंगा, मुझे दिख रहा है कि 5 ही बार भाग जा रहा है, तो 5 में आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है और मैं चाह रहा हूं कि एक ही वीडियो में सारी चीजें बन जाए। 28 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, 14 नंबर्स का एवरेज दे रखा है, अंतिम 15 नंबर्स का एवरेज दे रखा है। 14 नंबर्स को हटा दिए जाने पर रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा? देखो दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा, हम लोग यहां पर सीधा क्या करने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में किया जाना चाहिए।
देखो बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर। देखो दोस्तों, यहां पर सभी संख्याओं का औसत दे रखा है 77, लेकिन 14 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 74। कितना कम दे रखा है? 3 कम दे रखा है। कितनी संख्याओं का? 14 संख्याओं का। तो टोटल कमी हो रही है 42 की। अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 84। कितना ज्यादा दे रखा है? 7 ज्यादा। कितनी संख्याओं का? 15 का। तो 15 7 105। तो अगर मैं इनका टोटल चेंजेस देखूं तो 105 में से अगर ये घटाऊंगा तो 63 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो 14वीं संख्या है, क्योंकि देखो इन्होंने 28 में से पहली की 14 लेते हैं तो आखिरी में भी 14 बचती है, लेकिन 14 नहीं, उसने 15 ले ली। इसका मतलब उसने 14वीं संख्या को ओवरलैप कर लिया। तो जो 14वीं संख्या है वो 63 ज्यादा है। जितना एवरेज होना चाहिए ना उससे 63 ज्यादा है, 63 ज्यादा लेके बैठी हुई है। तो बोल रहे अगर हम उसको हटा दें, तो दोस्तों अगर मैं उसको हटा दूंगा तो जो 63 ज्यादा लेके बैठा हुआ था, तो ये कितनी संख्याओं में, अगर मैं एक संख्या हटा दूंगा 27 संख्याओं में इसका इंपैक्ट होगा। तो 27 संख्याओं में एवरेज इतना कम हो जाएगा। अगर मैं 63 हैवी वेटेज जितना एवरेज है उससे 63 ज्यादा है, अगर वो हटा रहा हूं तो ये 63 जो है देखो एवरेज के बराबर ही हटता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूं कि एक क्लास का एवरेज वेट 20 किलोग्राम है, उसमें से 20 किलोग्राम का स्टूडेंट चल जाएगा तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एवरेज से 63 ज्यादा है, इससे तो फर्क पड़ेगा ना। 63 27 स्टूडेंट में कमी हो जाएगी। 9 से कटेगा 7 बार, 9 से कटेगा 3 बार, तो 2.3 की कमी हो जाएगी। 2.3 कम हो जाएगा 77 से, तो 77 में अगर मैं 2.3 कम करूंगा तो 74.7। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप इस बात को समझ गए हैं, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत है बताओ यहां तक। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, टाइम हो गया है मेरा। दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, उनके एरिया का रेशियो दिया है, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई दी है और पी आर की लंबाई पूछी गई है। दोस्तों पी आर ये हो गया तो इसके संगत हो गई बी सी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो अगर ये है तो साइड का रेशियो इनका रूट हो जाएगा 8:5 साइड का रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में पी आर मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है दूसरे वाले की, और पी आर के करस्पॉन्डिंग बीसी, बीसी की वैल्यू हमें दे रखी है 7, 8 की वैल्यू हमें 7 दे रखी है। 8 की वैल्यू अगर 7 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7/8 और 5 की वैल्यू निकालनी है, गुना 5 करेंगे 35/8। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? किसी को यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है बताओ। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है बताए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67। ये हमें, ये तो वही पुरानी वाली टेबल है, ठीक है। यदि जुलाई 2018 में, जुलाई तो है ही नहीं, ठीक है, डीलर डी द्वारा, डीलर डी ये रहा, कार की बिक्री में उतनी ही परसेंटेज बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी, तो जुलाई 2018 में डी में कितनी कारें बिकी हैं? दोस्तों आप मुझे बताओ, यहां 180 बढ़ी है 600 पर 30%, तो यहां पर भी 30% बढ़ जाएगी। अगर मैं इसका 30% देखूं तो इसका 10% है 78, तो 30% तो इसका 3 गुना हो जाएगा 234। अगर 234 में इसको बढ़ा दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया 1014, ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 180 बढ़ी है 600 पर 30%, तो इसको भी हमें 30% बढ़ाना था। इसका 30% 234 बढ़ा दो, 780 प्लस 234 करेंगे 1014। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, तो 140 रुपए के 15, तो एक पीस हो गया 140/15 का।
उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे, उतने ही मतलब सेम क्वांटिटी, एक ये खरीदो एक ये खरीदो, 120 रुपए के 10 तो एक पीस इतने का हो गया, एक पीस ये एक पीस ये, और सभी फलों को 132 रुपए पर डजन की रेट से बेचा। पर डजन का मतलब 12 पीस अगर 132 रुपए के हैं तो एक पीस 11 का हो गया, क्योंकि एक हमने ये खरीदा है एक हमने ये खरीदा है तो दो पीस बेचेंगे, 11 दूना 22 रुपए का हमने बेचा। ये हमारी सीपी आ गई है, क्रय मूल्य, और ये हमारी एसपी हो गई है। तो हमसे पूछा गया है पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत बताओ, तो निकाल देते हैं। 0 से 0 कटेगा, ये आ गया 12, ये 5 से कटेगा 28/3। तो अगर मैं इनका टोटल देखूं तो 12 तिया 36, 36 और 28 को जोड़ेंगे 64/3 हमारी सीपी हो गई, 22 हमारी एसपी हो गई। तो 22 को 3 से गुना करेंगे, 64 का माल 66 में गया या 32 का माल 33 में गया। तो प्रॉफिट पूछा गया है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, कितने पे, 32 पे, गुना 100, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से कटेगा 8 बार, तो 8 तिया 24, 3 सही 1/8, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टाइम की कमी है और क्वेश्चन पूरे करने हैं, इसलिए हम फटाफट फटाफट कर रहे हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की एबी और डीसी भुजाओं को बढ़ाने पर ई पर मिलती है और एडी और बीसी को मिलाने पर एफ पर मिलती है, ठीक है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लिया मैंने, ए बी सी डी, जैसा भी है ये चतुर्भुजी है, ठीक है ना। इन्होंने कहा ए बी को और डीसी को बढ़ाया तो वो ई पर मिल गई, और एडी को और बीसी को बढ़ाया तो वो एफ पर मिल गई। तो एंगल एडीसी अगर 78 हो, ये वाला एंगल अगर 78 डिग्री हो, और बीईसी 52, बीईसी ये वाला एंगल अगर 52 डिग्री हो, तो एंगल ए एफ बी का मान बताओ। ए एफ बी ये वाला एंगल हमको बताना है दोस्तों। चक्रीय चतुर्भुज साइकिल क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ अगर ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। और इस वाले ट्राइंगल में दो एंगल ये दोनों मिला के 130 डिग्री हो गए, तो ये एंगल बचेगा 50 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। और इस वाले ट्राइंगल में अगर इन दोनों एंगल का सम 152 हो गया तो ये बचेगा 28 डिग्री, क्योंकि 180 करना है तो 180 में से 152 को, जो भी क्वेश्चन आपको लगे थोड़ा सा स्पीड से मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लास है और इस चक्कर में थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करें, दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार देखें, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, हमसे इसका मान पूछा गया और ये हमसे पूछा गया है एलसीएम आएगा एक्स वाई, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 16/15, क्योंकि x प्लस वाई का मान 4 है। अगर मैं इस वैल्यू को 4 को यहां पुट कर लूं तो दोस्तों 4 से ये कटेगा 4 बार, तो x y की वैल्यू उल्टा कर देंगे 15/4 हो जाएगी, 15/4। अब देखो दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर x प्लस वाई का मान 4 है, 4 का क्यूब 64 करेंगे, माइनस 3 गुना एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 15/4 है और x प्लस वाई का मान 4 था, तो 4 से 4 कट जाएगा, 45 को घटाएंगे 19 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा तरीका भी हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं भी इन क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में जो पहला तरीका आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। देखो दोस्तों, दोनों में कोसेक थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, कोसेक थीटा, तो यहां एलसीएम कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और ऊपर की तरफ कोसेक +1 और कोसेक -1 +1 -1 कर जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और माइनस में फिर tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, ये 2 है, और कोसेक को लिख सकता है 1/sin, तो साइन नीचे चला जाएगा,
और कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और माइनस में है टेन स्क्वायर। आप देखेंगे कि यहां पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे की तरफ कोस स्क्वायर है, ये ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब ऑप्शन में नजर फेरें तो ऐसा नहीं है, तो आप बताओ एक सेक स्क्वायर थीटा को तो अलग कर दो, और एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है आपका 1, ये 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन के अनुसार चीजों को थोड़ा बदलना भी पड़ सकता है। एक रोम्बस की हर भुजा की लंबाई 26 हमें दी गई है और इसके डायगोनल की लंबाई 48 है। दोस्तों ये और तेरी ये एक रोम्बस, अरे क्या हो रहा है ये एक रोम्बस है। इस रोम्बस की हर भुजा की लंबाई 26 है और इसके डायगोनल की लंबाई 48 है। हम जानते हैं कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर डायगोनल पूरा 48 है तो ये 24 हो जाएगा। अब आप बताओ राइट एंगल ट्राइंगल में 5 12 13 का डबल होता है 10 24 26, तो क्या ये 10 हो जाएगा क्या? 10 24 26, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है रोम्बस का एरिया बताओ। रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 d2। इसका एक डायगोनल तो था 48 और दूसरा आपने निकाला है 10 और 10 20, तो 2 से कटेगा 10 बार, 480 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से हम क्वेश्चन को निपटाते हैं क्योंकि मेरी क्लास ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुकी है और 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। ठीक है, देखो दोस्तों जल्दी से करते हैं। ए की इनकम बी से 45% अधिक है, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। इसका मतलब अगर सी की 100 है तो इसकी 145 है। सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है। 60% कम है मतलब 40% है। तो सी की इनकम इन दोनों की इनकम हो गई 245, इसका 40% 40% मतलब 2/5, तो ये कटेगा 49 बार, 49 इंटू 2 करेंगे 98 हो गए। और डी की आय सी से 20% अधिक है, डी की इनकम सी से 20%, इसका 20% करेंगे तो 18 19.6 आएगा, 19.6 बढ़ाएंगे तो 117.6 हो जाएगा। तो यदि बी और डी की आय का अंतर 17.6 है, उसकी वैल्यू 13,200 दे रखी है। दोस्तों 13,200 जो है वो वैल्यू दे रखी है हमें 17.6 की, 17.6 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 की वैल्यू हमें मिल गई है। तो हमसे पूछा है सी की आय बताओ। सी की आय हमारे पास कितनी है? 98, इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो दोस्तों यहां पर पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक 0 लगाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? यहां तक किसी को किसी तरह की कोई अड़चन है बताओ। देखो 7 से कट रही है, 7 दूना 14, 7 8 56, तो 7 से ही कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0। 7 से फिर कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 20 बार, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 0, तो इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 0, तो कितना बचा हमारे पास? कोई गड़बड़ हो गई क्या? बी और डी की इनकम 13,200, 17.6 और गुना 98, तो ये हट गया। 7 दूना 14 और 7 8 56, सही है। 7 चौक 28, 7 से कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 20 बार, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33, तो 33,000 66,000। ये 66,000 तो आ ही नहीं रहा। किसका पूछा इन्होंने? ए की आय बी की आय से 45% ज्यादा, सी की इनकम जब जल्दी होती है ना तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। 245 का 40% करेंगे, 49 दूना 98 सही है, 9 दूना 18, 19.6, 19.6, 117.6 बिल्कुल सही है। बी और डी की आय का अंतर 17.6, 13,200, यही तो है सब कुछ। मैं यहां पर करता हूं कैलकुलेशन को थोड़ा सा, हो सकता है कि एक ही जगह हम देखें, दोबारा तो नहीं हो पाए। 13,200 जो है वो 17.6 की वैल्यू है और 98 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14 और 5
3, अरे यार 7 से कहां कट रहा है ये, 3 7 36 कहां कट रहा है ये, गलती कर रहे हैं ना हम लोग। वही तो बोल रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं तो हम लोग गड़बड़ कर जाता है ना, तो गड़बड़ करते ही कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। नहीं कट रहा है, तो इसको 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 से इसे काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 0। 11 से कटेगा 4 बार, 11 से कटेगा 300 बार, और 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 245 का 3 गुना करेंगे 72, 73 500। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 73,500। तो हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है वो हमारी गलत थी, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन जो हमने की है वो सही है, ये वाली कैलकुलेशन सही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑलरेडी क्लास का टाइम मैं 15 मिनट ऊपर हो चुका है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलो फटाफट से निपटाते हैं, जल्दी से देखते हैं इन क्वेश्चन को क्या कह रहा है। दोस्तों कोस कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटा साइन, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कोस बराबर एक्स। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन कोस बराबर एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोस माइनस कोस बराबर वाई। तो यहां एलसीएम आएगा कोस, 1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, ये हमारे पास वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, इनको उठा के हम यहां रख देते हैं। एक्स का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, इंटू वाई करना है, वाई की वैल्यू ऐसे रख देंगे साइन स्क्वायर बटा कोस, और इसकी पावर करनी है 2/3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू एज इट इज रख देंगे, और वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 बटा कोस स्क्वायर, और इसकी पावर भी आपको करनी है 2/3। दोस्तों काटा पीटी मचा दो, जो कट रहा है काट देंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो कोस क्यूब बचा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, कोस स्क्वायर बचेगा, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे एक साइन से एक साइन कटेगा तो 3 बचेगा, तो साइन क्यूब बटा कोस क्यूब होगा 10 क्यूब, क्यूब से 3 कट गया तो 10 स्क्वायर बचेगा माइनस 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। चलो बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जल्दी मैं कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन क्या करें, ऑलरेडी हम 1 दिन बाद सॉल्यूशन डाल रहे हैं, 2 दिन बाद इनफैक्ट। 5 अंकों वाली एक संख्या है जो इन सबसे विभाज्य है, तो इसका मान क्या है। दोस्तों अगर 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 3 7 और 11 का एलसीएम होगा 3 गुना 7 गुना 11, 7 तिया 21, 21 को 11 से गुना करेंगे 210, 231, 231 से भी वो डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 अंकों वाली संख्या उसने दी है 3 7 6, और एक्स वाई की जगह मैं सबसे बड़ी संख्या 9 9 ले लेता हूं एक बार के लिए। मैं मान लेता हूं कि ये संख्या है, वो एक बार के लिए मैं मान लिया। तो क्या इसमें 231 का भाग जा रहा है, चेक करते हैं। तो 231 का भाग जाएगा 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 4 6 2, तो ये बचेगा 4 1 2, यहां से 9 कैरी आएगा, इसका भाग देंगे तो 9 बार जाता लग रहा है मुझे, 23 नाम 207 होता है ना, बिल्कुल 9 9 30 27, 2 18 और 2 20, बिल्कुल सही है। तो ये बचेगा हमारे पास 0 7 70, फिर एक 9 यहां से कैरी चला जाएगा, अब की बार भाग जा रहा है 3 बार, तो 6 9 3, तो हम देख रहे हैं ये 16 बच गया। आप कहेंगे कि सर इसमें तो भाग नहीं जा रहा, 16 बच गया। अगर 16 बच गया इसका मतलब ये नंबर 16 कम होना चाहिए। अगर मैं इसको 16 कम कर दूं तो 6 7 6 8 3, ये वो नंबर आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू तो आ गई है आपके पास 8, और y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। तो हम x की जगह अगर 8 रखेंगे, 8 तिया 24, और y की जगह 3 रखेंगे, 5 तिया 15, 24 में से 15 जाएंगे, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता था कि एक वीडियो में सॉल्यूशन बन जाए, और वैसे भी लगभग 1 घंटा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर किया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक सॉल्यूशन पहले करके फिर मैं कराऊं, क्योंकि सॉल्यूशन करके कराऊंगा तो उसमें वो मजा नहीं आएगा। मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या प्रोसेस चलनी चाहिए। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैथ्स विद मोहन गुप्ता चैनल पर आप लोग बने रहिए और वीडियो देखते रहिए और लर्निंग करते रहिए। थैंक यू।